पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी में आज हम निबंध पढ़ेंगे। कौन महान, कलम या तलवार। ये निबंध पढ़ने के पहले हम निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध लिखने के बारे में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में मैं बताती हूँ। निबंध के लिए दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को सोच समझकर पसंद करना चाहिए। निबंध की रूपरेखा के संकेतों पर ध्यान दें। संकेतों के आधार पर कुछ मुद्दों पर अलग से सोचें। उनको व्यवस्थित करने के बाद निबंध लिखना आरंभ करें। निबंध का आरंभ अत्यंत आकर्षक विषय से संबंधित और स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध की शुरुआत किसी कहावत, कविता की पंक्ति या उदाहरण से भी किया जा सकता है। निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को इस प्रकार लिखना चाहिए जिससे विषय स्पष्ट हो सके। निबंध लिखते समय विषयांतर न हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। एक ही बात बार बार या घुमा फिरा कर कहने से बचना चाहिए। निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद बनाने चाहिए। मुद्दों के महत्व के अनुसार ही उनका विस्तार करना चाहिए। अलंकारिक भाषा एवं मुहावरों, कहावतों के उचित प्रयोग से निबंध का सौंदर्य बढ़ता है। निबंध के वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी का ख्याल रखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भाषा शुद्ध, सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए। निबंध के आरंभ की तरह निबंध का अंत भी अत्यंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और हृदयस्पर्शी होना चाहिए। एक दो प्रभावशाली वाक्यों में निबंध का तात्पर्य लिखना चाहिए। निबंध को लिखने के बाद एक बार उसे पढ़ लेना चाहिए। तो आज हम इस तरह से एक निबंध लिखेंगे। कौन महान, कलम या तलवार। तो पहले इसमें से ये निबंध लिखने का कुछ मुद्दे हैं, वो मैं बताती हूँ। पहला मुद्दा में प्रस्तावना, तलवार की शक्ति, उपयोग, कलम की शक्ति, उपयोग, दोनों की तुलना, अभिप्राय, उपसंहार। कौन महान, कलम या तलवार। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही टकती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। सच्ची रक्षा तलवार की धार से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान से होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। कलम ज्ञान का उजाला फैलाकर अज्ञान का अंधेरा दूर करती है, लोगों के सोए हुए विचारों को जगाती है। कलम देशवासियों में त्याग, वीरता और देश प्रेम का भाव भरती है। कलम की जबान की धार तो तलवार की धार से भी तेज लगती है, इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। अब आगे का निबंध है नदी तट पर एक शाम। उसके मुद्दे हम ध्यान में रख लेते हैं। पहले जाने का प्रसंग, किनारे पर लोगों की चहल पहल, फेरी वाले खोमचे वाले, तट की संध्या, शोभा, वापसी, मन पर प्रभाव। नदी का शब्द सुनते हुए हमें
नदी के कई नाम याद रहते। हम नदी को कई नदी आपने देखी भी होगी। हमारे अहमदाबाद में साबरमती नदी, गंगा और ऐसी कई नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो नदी के किनारे आप गए भी होंगे। और नदी के किनारे हम शाम को जाते हैं तो शाम को कैसा हमें एहसास होता है, वो इस निबंध में लिखना है। नदी में कि आज हम लिखेंगे नदी तट पर एक शाम। कलकल ध्वनि करते हुए बहती नदी के दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। उस दिन शाम को सरस्वती नदी के तट पर पहुंचती ही मुझे ऐसा लगा मानो संसार का सारा सुख यही सिमट आया हो। तट पर फैली हुई मखमल सी मिट्टी बैठने का निमंत्रण दे रही थी। मैं उस पर बैठ गया। मेरी तबीयत हरी हो गई। नदी के किनारे पर रंग बिरंगी कपड़ों में सजे हुए बच्चे उछल कूद कर रहे थे। बालिकाएं भांति भांति की पोशाक यानी कि अलग अलग तरह के पोशाकों में तितलियों की तरह सुंदर लग रही थी। घूमने के लिए आए हुए युवक युवतियों ने वातावरण को और भी रसमय बना दिया था। उनकी फैशनेबल पोशाक और हंसी मजाक सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। सारा नदी तट उल्लास और आह्लाद से परिपूर्ण था। इसी समय दो बालाएं पानी भरने आई। नदी के जल की शीतलता ने उनके मन को छू लिया। वे कुछ देर नदी के किनारे जल के भीतर खड़ी रही। बाद में उन्होंने मटके भरे और उन्हें सिर पर रखकर चली गई। इतने में जंगल से लौटी हुई पशुओं की टोली पानी पीने आ पहुंची। चरवाहों ने भी नदी में हाथ पैर धोए और जल पिया। कुछ देर बाद वे गांव की ओर चल दिए। कुछ दूरी पर लोग स्नान कर रहे थे। कुछ स्नान करने के बाद संध्या वंदन कर रहे थे यानी कि संध्या आरती कर रहे थे। नदी तट की आरती पूजा कर रहे थे। नदी तट की और एक और कोई चित्रकार बैठा था। वह नदी के आसपास की सुंदरता को कागज पर अंकित कर रहा था। तट पर एक और खोमचे वालों की धूम मची हुई थी। भेलपुरी वालों का रंग कुछ और ही था। कुल्फी, मलाई और फल वाले भी वहाँ थे। फेरी वाले तरह तरह की वस्तुएं बेच रहे थे। गुब्बारे और खिलौने वाले के आसपास बच्चों की बड़ी भीड़ थी। उनका मधुर कोलाहल दूर से सुनाई पड़ता था। इतने में एक गायक मित्र से मेरी भेंट हो गई। हम दोनों नदी के तट पर टहलने लगे। नदी की लहरें कलकल ध्वनि करती हुई कोई सुखद संदेश सुना रही थी। यानी कि नदी की लहरें जो पानी अंदर नदी में बहता था उसमें जो कलकल जैसी आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ सुखद अनुभव कर रही थी। शीतल मंद सुगंधित पवन से शरीर और मन दोनों पुलकित यानी प्रफुल्लित थे। सूर्य अपनी किरणें समेट चुका था यानी कि संध्या का समय था और आकाश की ललिमा गहरी हो गई थी। कुछ बगुले अब भी अपने शिकार की ताक में ध्यानमग्न थे। नदी में दूर सरकती हुई नावें छाया चित्र जैसी लग रही थी। बड़ा ही मोहक और अद्भुत दृश्य था। वह धीरे धीरे रजनी रानी हल्के अंधेरे से नदी के तट को ढंकने लगी और उठकर चलने लगी। चहचहाते हुए पक्षियों की कतारें नदी के ऊपर से अपने घोंसलों की ओर जाने लगी। जब हम अकेले रह गए तब मित्र की रागिनी मचल पड़ी। उसने एक सुंदर गीत गाया। हमारा मन ताजगी और खुशी से झूम उठा। इसके बाद हम भी
उठकर घर की ओर चल पड़े। संध्या बीत गई, पर नदी तट के मनोरम दृश्य हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ गए। तो मित्रों, ऐसा ही आपको ये दोनों निबंध आपके नोट में लिखना है।